आज लोक माता के इस पर्व पर हम सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस भारतवर्ष की छोटी सी जमीन पर जन्म लिया और वो गांव था चौड़ी गांव, जिसको आज अल्लाह गांव के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, उनकी पुण्यतिथि पर हम बैठे हैं, जन्मतिथि पर। वो न्याय की देवी, वो लोक माता जिनका जीवन सारा जनता के कल्याण के लिए हुआ। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जो शासन संभाला उसके बारे में भाई हमारे सुनीता बहन जी ने बताया, पुष्पापाल ने बताया, भाई नायक जी ने बताया कि उनके कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज लोग कहीं रैली निकालते हैं तो उस वक्त अनुता करके लोगों को, दूसरों को डरा धमका करके अपना काम करते हैं, तो उनसे हट करके हमें शांति भी धर्म के साथ भी जुड़ करके, लोक माता अहिल्याबाई ने कहा कि जहाँ धर्म है वहाँ न्याय है, तो उन्होंने धर्म को साथ लेकर शिव जी की उपासना करके वो अपने आदेश में शिवा लिखती थी। उन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिखा और उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगा, आप सब इतिहास के जानकार हैं। मेरी बात आ जाती है कि यहाँ हम सभी वंचित समाज के लोग बैठे हैं और हमारा एक ही समाज है, अति पिछड़ा। हम सभी लोग हमें विजित करके समाज मानते हैं और हम आपस में एक दूसरे विजित करते हैं। तो आज से हम सबको सम्मान से कहेंगे कि भाई सविता जी, भाई गोस्वामी जी, भाई प्रजापति जी, भाई कुशवाहा जी, इस तरह सम्मान देंगे। हम सम्मान के किसी के उनके नहीं कोई सम्मान हमें दे। अब तक हम जो करते आए कि हम अपने का के शर्मा लगा रहे थे, हम चौहान लगा रहे थे, तो ये इसलिए लगा रहे हैं कि लोग हमारी जाति से उस तरह से महसूस कराते थे कि भाई ये गडरिया का है, ये नाई का है, ये कोरी का है, धीवर का है। तो आज हम स्वाभिमान से कहते हैं कि मैं गडरिया हूँ। और ये गडरिया जाति जो है ऐसी जाति नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। तो हमारी जातियाँ जो है, चाहे सविता हो चाहे प्रजापति हो, ये संख्या में कम है पर पूरे भारतवर्ष में निवास करती हैं और कम संख्या में होने के कारण ये लोगों को नहीं गिरा गया। हम माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेता, उन्होंने जो घोषणा की है, हमारी मांग जो मांगी है, उन्होंने जनगणना के लिए हम प्रयास कर रहे थे। हमारे भाई नायक जी तो बहुत पुराने इस मांग को चला रहे थे कि जनगणना हो। तो साथियों, जनगणना से पता लग जाएगा कि हमारी आबादी क्या है और उनकी आबादी क्या है। लोग हमारी जातियों को अन्य जातियों में लिखते थे, पर अब जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जाति 4% है और हमको 40% है। हम एक जात के लोग 40% में उतरे हुए, तो हम सब 40% लोग ताकत में बात करेंगे। अभी ये मुद्दा चल रहा है, हमारे भाई बोल रहे थे निषाद समाज से, जो निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कि देखिए मैंने भी पार्टी चलाई थी, मैं सब पार्टी को जश्न करके आज भारतीय जनता पार्टी का आज भी कार्यकर्ता हूँ। इन पार्टियों ने हमको दिया क्या? हमको नेता बना के हमसे लिया ही, हमें दिया नहीं है। हमने जो पार्टियां बनाई, हमने भी समाज को गुमराह किया कि भाई निषाद पार्टी को तुरैया में लिखो, बघेल को धनगर में लिखो। तो समाज को तो तक किया है हमने। फिर 75 साल की आज़ादी में उन्हें कुछ दे नहीं पाए हम लोग। वो क्यों नहीं दे पाए? ये व्यवस्था संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था क्या है वो लिख देते का लीगल में, तो धनगर रहता ही नहीं है। अब जवाब दो आप इसका। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट लिए उन्हें मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो हम संविधान लड़ाई, हमारे नायक जी बताते हैं कि भाई जो संविधान हमारे अधिकार है उनको हम पहचाने और अति पिछड़े लोग इकट्ठे हो जाएं। हम 40% की बात करें, हम 1% 2% की बात नहीं कर रहे। हमने उत्तर प्रदेश में नारा दिया है अपना, जो 40% काम करेगा वो देश में राज करेगा। आज की नारी कैसी हो, लोक माता अहिल्याबाई जैसी हो, और आज का शासक कैसा हो, लोक माता अहिल्याबाई जैसा हो। उनकी जो न्याय प्रणाली थी, उन्होंने एक व्यक्ति ने काम नहीं किया, उन्होंने सारे समाज कल्याण काम किया। उन्होंने कुओं का निर्माण कराया पानी के लिए, उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, उन्होंने पौधों का रक्षापण कराया। जो आज सरकार जो कल्पना कर रही है कि सशक्त भारत क्या था, तो उस टाइम लोक माता अहिल्याबाई ने 300 वर्ष पहले 30 वर्ष राज किया, कोई जनकल्याणकारी राज किए जिसके लोग जाने जाते हैं। तो साथियों, हमारा एक ही मुद्दा है। अब जनगणना होने जा रही है, तो जनगणना में एक ही बात लिखा है, हमारी मूल जाति है। और मूल जाति क्या है आप सब जानते हैं, पर हम जाति छिपा करके हम पाल बघेल लिख रहे हैं, हम सविता लिख रहे हैं और हम शर्मा लिख रहे हैं, क्योंकि हमको सम्मान की तरफ बढ़ रहे थे। और अब सम्मान नहीं बढ़ रहे, अब क्या करें, हम सब अछूत हैं।
नायक जी ने आपको बता दिया कि अछूत दो तरह के लोग थे, एक तो छूत थे जिन्हें छुआ जाता था और जिनको नहीं छुआ जाता तो अछूत कहते थे। तो जो अछूत थे बाबा साहब के संविधान में उनको 21% की आबादी के अनुसार पूरा आरक्षण मिल गया और हम बार बार प्रयास करते हैं कि वो आरक्षण शामिल कर लो, हमको आरक्षण शामिल। हम 54% के लोग, 60% के लोग आबादी आ रही है बिहार में, तो हमने तो 40% वो लोग रखे हैं जो अपर कास्ट की तरफ जा चुके हैं। उनको अलग करते हुए जो हमारे दबंग लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारा हिस्सा हमें नहीं देना चाहते, उनसे अलग हटकर 40% की मांग कर रहे हैं हम। तो जो वही लोग हैं जो हमारे आप लोग बैठे हैं, एक परिवार के लोग हैं, एक संतान है जिनकी हमारी जो है 1 मिनट है हमारा, क्या अति पिछड़े लोग हैं। तो साथियों, आवाज बुलंद करो, संगठन मजबूत करो। कोई सरकार नहीं जो आपको आरक्षण नहीं देगी। आरक्षण वर्गीकरण हम कह के लेके रहेंगे, वर्गीकरण लड़ाई हमारी जारी है। देखिए, माननीय नायक जी ने लिखा है कि जब नगर पालिका में आरक्षण है पिछड़ों का, जब नगर पंचायत में है, जिला पंचायत में है, गिरग्राम प्रधान में है, तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्यों नहीं भाई? ये लोकसभा में क्यों नहीं है? हमारी मांग लगातार है कि वर्गीकरण होगा। जैसे महिला की मांग चल रही है 30% आरक्षण हो, हम उनका समर्थन करते हैं, पर महिला में अति पिछड़ों का आरक्षण हो। हमारी महिला कब लड़ पाएगी? महिला का आरक्षण होगा तो वही लोग उसका मलाई खाएंगे और हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो हमारी मांग है कि उसमें पिछड़ों का, अति पिछड़ों का वर्गीकरण हो। ये केंद्र से हमारी मांग लगातार चल रही है। तो हम ज्ञापन भी देंगे इसीलिए कि विधानसभा में इसका वर्गीकरण हो, लोकसभा वर्गीकरण हो, और परिसीमन होने के बाद में जब सीट बढ़ेगी तो आपको अति पिछड़े का लाभ अवश्य मिलेगा। ये मैं आपसे कह जाता हूँ, मुझे भी समय में नहीं मिलेगा, पर आने वाली जनता इसका लाभ उठाएगी। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों। हमारा व्यक्तित्व कोई स्वार्थ है इसमें, मैं पार्टी का कार्यक्रम बहुत बड़ा करके आया हूँ, पर पार्टी का काम पार्टी करना है हमें। तो यहाँ पर हमको अपने समाज को उठाने काम करना है। ये समाज हमारा एक ही समाज है, अति पिछड़ा। इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जन्म जयंती का अवसर है। इस अवसर पर अति पिछड़ा अधिकार मंच ने अति पिछड़े वर्ग के संवैधानिक अधिकार एवं जातिवार जनगणना के विषय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सैनी साहब, आदरणीय उदयवीर सिंह नागर जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक पूज्य स्वामी ज्ञान सागर जी, और इस अति पिछड़ा अधिकार मंच के लंबे समय से इस लड़ाई को इस प्रदेश में, देश में आगे बढ़ा रहे आदरणीय जवाहरलाल बघेल जी। उनके सहयोग में ये सभी जो आज दिखाई दे रहे हैं समाज के सम्मानित मंच पर, और मेरे समक्ष जो विद्वान बैठे हैं, मैं उन सबको जानता हूं, उनके जीवन के संघर्ष को जानता हूं। लेकिन आयोजकों की कुछ किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उनका जो सिस्टम होता है उसे हमें फॉलो करना चाहिए और उस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन रहता है। साथियों, ये लड़ाई आज की नहीं है। इस देश में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये समाज के लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। एक नेता थे महात्मा गांधी जी, एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और एक नेता थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये जो लीडरशिप थी, ये भी अपनी डिमांड अंग्रेजी हुकूमत के सामने रख रही थी। जितनी ताकत थी उतना ये काम कर पाए, लड़ाई आगे बढ़ी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और जो संगठन के लोग थे, उन्होंने यहाँ डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया। यानी यहाँ का जो पुअर सेक्शन है वो सारा का सारा डिप्रेस्ड क्लास के अंतर्गत आता था। लेकिन आज भी, आज के विषय में इतने आज़ादी के इतने दिन के पश्चात भी हम एक लाइन में, एक स्वर में एक बात नहीं कह पा रहे हैं, तो उस समय की क्या स्थिति होगी आज से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये लड़ाई जब आगे बढ़ी, लंदन गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के सामने जो समस्या आई, तो वहाँ
टचेबल और अनटचेबल दो शब्दों का नामकरण हुआ। तो जो नॉन टचेबल थे उनको अधिकार मिले, और जब वो वापस आए तो संविधान सभा के अंदर आदिवासी नायक जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने सवाल किया कि वन और पहाड़ों के बीच रहने वाले जो लोग हैं इनमें जातियां नहीं होती, इसलिए हमें अनुसूचित जाति में न रखा जाए, हमें अलग से आरक्षण दिया जाए। ये संविधान सभा का हवाला है। तो उनकी मांग पर अनुसूचित जनजाति को अलग से आरक्षण मिला और टचेबल लोगों के लिए अलग से आरक्षण मिला। लेकिन टचेबल जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाई। आगे संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 340, जिसमें पिछड़े वर्ग के अधिकारों की बात कही गई, लेकिन उसकी खोज करें कि संविधान सभा के अंदर आर्टिकल 340 पे क्या चर्चा हुई। आर्टिकल 340 तो लागू हुआ, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गई। 1950 में संविधान लागू होता है। वो कौन से महान लोग थे जिन्होंने 1951 में पहला संविधान संशोधन कराया और उसमें आर्टिकल 340 में 15(4) और 16(4) जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 340 की व्याख्या की गई। 52 में चुनाव होता है। 53 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया जाता है और 55 में उसकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को भी यदि आप देखेंगे तो उसमें भी वर्गीकरण है। और वो उस रिपोर्ट को, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को सरकार से लागू करने का जब दबाव बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1961 में राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कि यदि आप चाहें तो अपने राज्य में आयोग बना करके इनको अधिकार दे सकते हैं, उन्होंने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1961 से निरंतर संघर्ष चल रहा। संघर्ष हमारा आज़ादी से पूर्व से चल रहा है और आज़ादी के बाद से भी चल रहा है। 61 का आदेश जब राज्य सरकारों को गया, ये काम चलता रहा। 1971 में बिहार के अंदर जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी तो उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन का गठन किया गया। 75 में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर छेदालाल साथी आयोग का गठन किया गया। साथियों, ये रिपोर्ट आने के बाद जब 78 में उन्हें अवसर मिला तो पूरे देश के अंदर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं था, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण नहीं था, महिलाओं को भी आरक्षण नहीं था। तो 11 नवंबर 1978 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने यह फैसला लिया और यह आरक्षण लागू किया तो सरकार गिरा दी गई। इस बात की परवाह न करते हुए निरंतर संघर्ष आगे बढ़ता रहा। हम उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो 75 में छेदालाल साथी आयोग बनता है, उसमें भी वर्गीकरण लागू नहीं किया गया। 2001 में इधर आदरणीय राजनाथ सिंह जी की सरकार में हुकुम सिंह आयोग को जो दिखाते हैं कि वो आरक्षण लागू किया गया, संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण किए बगैर नियम के विरुद्ध वो आरक्षण लागू किया गया तो हाई कोर्ट में जाकर के वो ब्रैकेट हो गया। क्यों? कि जब 90 में बीबी सिंह सरकार थी, उन्होंने मंडल कमीशन जब लागू किया, आपने देखा होगा कि पूरे देश में विरोध हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को भी क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण थी तो मंडल कमीशन लागू करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। और मैं साथियों से पूछना चाहता हूं, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए, क्या मंडल आयोग की रिपोर्ट जो लागू हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो जजमेंट हुआ है, क्या उसमें वर्गीकरण है? किसी की जानकारी में है क्या उसमें वर्गीकरण है? इसमें लिखा भी है और हमारे पास प्रमाण भी है, उसमें भी वर्गीकरण है। छेदालाल साथी आयोग 75 में बना, उसमें भी वर्गीकरण है। काका कालेलकर आयोग बना, उसमें भी वर्गीकरण है। साथियों, 78 के बाद इस देश में 11 प्रदेशों में वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण लागू किया जा चुका है। यदि
आप एक स्वर में अपनी मांग को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राज्य सरकार के अधिकार की बात है स्थानीय निकाय का चुनाव, और इस मांग को यदि आप तेज कर देते हैं तो आपको छोटी कुर्सी मिलना शुरू हो जाएगा। कौन सी वाली? चेयरमैन की, ब्लॉक प्रमुख की, जिला पंचायत की और मेयर वाली। इसमें वर्गीकरण के आधार पर जो बिहार में लागू हो चुका उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए। इसके लिए हमें एकजुट होकर के मांग उठानी पड़ेगी। साथियों, आबादी के हिसाब से 522 सीटें लोकसभा की थी। बढ़ते बढ़ते समय जैसे जैसे आया तो 543 सीटें हैं। समय के हिसाब से आयोग बना करके तो आवश्यकता अनुसार सीटें बढ़ाते रहे हैं। उस समय की जनसंख्या और आज की जनसंख्या, उस समय की जनसंख्या और आज की संख्या को देखें तो लोकसभा के क्षेत्र में और विधानसभा के क्षेत्र में 3-4 गुना आबादी बढ़ चुकी है वोटर संख्या के आधार पर। तो इसमें लोकसभा के अंदर और विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो इसका गणना जो करा रहे हैं जातिवार जनगणना, उसके आधार पर हमारा लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र में 40% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बात आती है जातिवार जनगणना की। ये मैं बहुत कम समय ले रहा हूँ क्योंकि जब इतने वर्षों का मामला है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ही जाना है। जातिगत जनगणना के विषय में मेरे साथियों अभी तक किसी व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं है। 1900 आदरणीय हमारे पत्रकार महोदय आ गए हैं। 1931 में जो अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ जातिवार जनगणना की गई, उसमें संख्या निकल के आई 4147। मंडल आयोग के समय जो सर्वे उन्होंने किया, उस सर्वे के आधार पर सारे नेता बोलते हैं 6743 जातियां, 6743 जातियां। और ये जातिवार जनगणना की जो हमारे भाई बात कर रहे थे, हम लगभग 25 साल से इधर मांग उठा रहे हैं। ना तो किसी राजनीतिक दल की आवाज़ थी, ना समाज के बीच में आवाज़ थी। साथियों, तो 2011 में जो जातिवार जनगणना हुई है और उसका जो डाटा आया है, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। 46,80,000 इन जातियों की संख्या है। आबादी की संख्या नहीं, 6 लाख, वो 46 लाख और 80,000 इन जातियों की संख्या है। बहुत लोग उस जीवन स्तर से उठ के आए हैं, वो तुलना कर देते हैं कि हम तो बस आनंद में, हम तो तरक्की कर गए, हमारा तो काम कारोबार बढ़िया, हमें तो इज्जत मिल गई। ये संख्या का अधिक होने का कारण जो डरे सहमे हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी मूल जाति को दर्ज ना कराते हुए अपने टाइटल या अपने गोत्र उन्होंने उस जातिवार जनगणना में दर्ज करा दिए। और जिनकी संख्या यदि आप देखेंगे तो 99% ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या 100 यानी काउंटिंग में 100 लोगों से भी कम है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश की जनगणना में जो करोड़ों रुपया इस जनता का बर्बाद हुआ, सरकार ने जनगणना कराई। यदि ऐसी जनगणना अब हो गई तो ये जितने भी दल के लोग, जितने भी नेता लोग ये नारा देते हैं, जितनी इसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्या कोई नेता, कोई पार्टी दिला पाएगी? इन सारी पार्टियों को, इन सरकारों को एक काम पे लगना चाहिए कि जो मूल जाति है, जो जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो शासनादेश जारी है, जिसके आधार पर तहसील में जाति के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, एक डीएम का बनता है, वो सेंटर का होता है। तो सेंटर के अंदर जो हमारी मूल जातियां हैं, जिसके आधार पर जाति के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं,
तो उत्तर प्रदेश और सेंटर की जो शासनादेश के अंदर मूल जातियां अंकित हैं, उसका प्रचार प्रसार शासन और प्रशासन स्तर पर बड़े पैमाने पे किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा। इधर हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो जितने भी जाति के लोग हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो अपनी जाति के 4 लोगों को 2 लोगों को बिठा करके, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो रिकॉर्ड करें और अपनी जाति के लिए आह्वान करें कि भाई मैं इस जाति का व्यक्ति हूँ और इस जातिवार जनगणना में जो मूल हमारी जाति है, हमें ये अंकित कराना है। ये हर जाति के व्यक्ति का दायित्व कर्तव्य बन जाता है, तब जाकर के आपकी उम्मीदें कहीं पूरी हो सकती हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम जो लोगों की यहाँ चाहत है कि हमें हिस्सेदारी मिलेगी, सवाल ही नहीं उठता, कुछ नहीं मिलेगा। बात सही है कि सब काम राजनीति से होंगे, लेकिन ये देखिए 2011 की जनगणना का जो डाटा है, क्या इस आधार पर यदि अब 25 में हो जाता है, क्या हमको मिल पाएगा कुछ? जब नहीं मिल पाएगा तो हमें इसके लिए काम करना होगा। तो विषय जो रखा है अति पिछड़े वर्ग के संवैधानिक अधिकार और जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना के विषय पे जो लोग भी साथी जो कोई जानकारी लेना चाहते हैं, नंबर सबके पास मौजूद हैं। मैं उनके साथ समय दे करके वो यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस बात को भी मैं उसको करेक्ट कराने में सहयोग कर सकता हूं। और अति पिछड़े वर्ग की जहां बात है, ये वर्गीकरण आप काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को देखेंगे, उसमें वर्गीकरण है। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लागू हुई है, उसमें वर्गीकरण है। देश के अंदर जो 11 प्रदेशों में लागू हो चुका है, उसमें वर्गीकरण है। उत्तर प्रदेश में छेदालाल साथी और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राघवेंद्र प्रसाद सामाजिक न्याय कमेटी गठन करके उसकी रिपोर्ट लेकर के ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो साथियों, हमें इसके लिए पहल करनी होगी। और जो हमारे इस वर्ग से संबंधित लोग अनुसूचित जाति के लिए बात करते हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं। वो कोई कार्यक्रम तय करें, कोई कार्यक्रम अपना तय करें और